हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो करंट इवेंट पे बेसिस रहेगा। क्योंकि हाल ही में कई सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में पब्लिश किया गया है कि आर्मी के जो चीफ़ है हमारे नरवणे जी, उनका नेपाल का दौर होने वाला है। नेपाल विज़िट कर रहे हैं। तो कई लोगों का मानना है, कई सारे एनालिसिस्ट या डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनके विज़िट से नेपाल और इंडिया के रिलेशन में थोड़ा सुधार आ जाएगा, थोड़ा स्ट्रेन कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं पास्ट फ्यू मंथ से, नेपाल और इंडिया के रिलेशंस थोड़े बिगड़े हुए हैं बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर। और कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, मैं आपको आगे लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है। और ये विज़िट जो है इन रिलेशंस के बाद जो अभी डिस्टर्ब हुए हैं उनके बाद ये पहला विज़िट है। तो सारे लोग उम्मीद करते हैं कि इनके विज़िट की वजह से रिलेशन सुधर जाए थोड़ा। तो आगे हम चर्चा करेंगे सारे डिटेल्स को। नेपाल इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और ट्रेड रिलेशंस क्या है, बॉर्डर स्टेट्स क्या है, सारे कुछ डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सामने टॉपिक लाया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप प्रॉक्सी ज्ञान के लेक्चर्स खरीदना चाहते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com विज़िट कर सकते हैं, और जो भी हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेस है उसको एक्सप्लोर कीजिए। तो जल्दी से जाकर विज़िट कर सकते हैं आप हमारा वेबसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हेडलाइंस मेन रहेगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जैसे मैंने आपको बताया, एम एम नरवणे जी, उनका 3 दिन का विजिट होने वाला है। इनका मेन मकसद यही रहेगा कि जो भी डिफेंस और सिक्योरिटी टाइस हैं, जितने भी सालों से इंडिया नेपाल करते आ रहा है, उन टाइस को स्ट्रेंथन किया जाए, रिन्यू किया जाए। ठीक है। और भी कुछ बदलाव लाया जाए ताकि आगे चलकर ऐसे रिलेशंस बरकरार रखें दोनों इंडिया और नेपाल के बीच में। तो इसमें और एक इवेंट होने वाला है, जैसे कि हमारे जो नेपाल के जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, तो उन्होंने एक हॉनररी रैंक कन्फर करने वाले हैं हमारे नरवणे जी को इन दिस सेरेमनी। ये एक्चुअली आज का नहीं है, 1950 से ट्रेडिशन चलता आ रहा है। दोनों आर्मी रैंक, हाईएस्ट आर्मी रैंक को एक्सचेंज किया जाता है चीफ्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ द विजिट जान लेते हैं। पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट हाई लेवल विजिट रहेगा इंडिया और काठमांडू के बीच। जब से ये टाइज ख़राब हुए हैं उसके बाद का जो फर्स्ट हाई लेवल विजिट रहेगा। एक्चुअली ये डिसीजन, ये विजिट जो होने वाला था फरवरी में ही, बट ड्यू टू कोविड-19 की वजह से इसको डिले कर दिया गया है। ओके। सो इस देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, और इस विजिट में आगे चलकर जब विजिट ख़त्म हो जाएगी क्या क्या एग्रीमेंट साइन होंगे दोनों के बीच में। वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं उसके पर भी एक लेक्चर लाऊंगा इफ़ पॉसिबल। तो एक्चुअली हमारे जो नरवणे जी हैं उनका कहना यह है कि नेपाल जो है एक्चुअली रैचेटिंग अपॉन द लेपू लेक बॉर्डर इशू एट द बिहेस्ट ऑफ समवन एल्स। मतलब कि किसी के कहने पर, रैचेटिंग का मतलब ये होता है कि ऑपरेट बाय मीन्स ऑफ अदर्स। किसी के कहने पर नेपाल ये सारे स्टेप्स को ले रहा है। पॉसिबली इन्होंने हिंट किया चाइनीज़ रोल को। ओके। तो चलिए क्या क्या इश्यूज है हम डिस्कस कर लेते हैं इंडिया नेपाल के बीच में। सो एक्चुअली काला पानी टेरिटोरियल इशू इज़ द मेन इंपॉर्टेंट इशू बिटवीन द टू कंट्रीज। काला पानी की बात करें, काला पानी एक्चुअली एक वैली है दैट इज़ करेंटली एडमिनिस्ट्रेट बाय इंडिया। आप उत्तराखंड पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट अगर आप विजिट किए हैं तो वहाँ पे आपको काला पानी एक वैली दिखेगी। तो दोनों के बीच में एक्चुअली एक अग्रीमेंट साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ सुगोली। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रीटी ऑफ सगोली साइन किया गया था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड किंगडम ऑफ नेपाल। कब साइन हुई थी ट्रीटी है? 1816 में। और इस ट्रीटी के तहत ये डिसाइड किया गया था, जो काली रिवर है, काली रिवर या महाकाली रिवर, दो भी सेम है, जो काला पानी रीजन में आएगा, तो ये काली रिवर दोनों के बीच में बॉर्डर रहेगा, इंडिया और नेपाल के बीच में। ठीक है। तो उसके बाद कई सारे राणा रूलर्स आए नेपाल के, उसके बाद कई सारे नेपाली किंग भी रूल किए थे। तो कोई भी जो है इशू रेज नहीं किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी बता रहा हूँ मैं आपको, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी। बट हाल ही में क्या हुआ, नेपाल ने एक नया पॉलिटिकल मैप को पब्लिश कर दिया। ठीक है। तो उस पॉलिटिकल मैप में क्या हुआ, तो रिसेंटली नेपाल ने ये जो टेरिटरीज आप देख रहे हैं ना, काला पानी रिवर, लिपू लेक, ये अपने टेरिटरीज के मैप में इंक्लूड कर दिया। तो इसके वजह से टेंशन्स दोनों के बीच में बढ़ गए। ठीक है। क्योंकि वो क्लेम करते हैं कि अभी जो इतने साल के बाद जो काली रिवर है, महाकाली रिवर, उसने अपना कोर्स चेंज कर दिया है, और अब ये काला पानी रीजन में नहीं, आगे जाकर लिपू लेक में मर्ज होती है। लिपू लेक पास इंडिया के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पास टू द तिब्बत को जाने के लिए, वो इम्पॉर्टेंट पास है। और हम लोगों ने एक अग्रीमेंट भी साइन किया हुआ था 1954 में चाइना के साथ।
तो उस एग्रीमेंट के तहत हम इस पास को यूज़ करेंगे अपने ट्रेड के लिए। और रिसेंटली अगर 2015 की बात करें तो इसको भी रिन्यू भी किया गया था एग्रीमेंट को। एक्चुअली लिपू लेक पास इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट ये जो नेपाल ने जो अपना नया मैप पब्लिश किया है, पॉलिटिकल मैप, उन्होंने यूएन में भी प्रेजेंट किया था इस मैप को, तो उसमें लिपू लेक को अपना टेरिटरी बताया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया? कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है, चाइनीज़ का भी रोल आया है इसमें। और 2019 में क्या हुआ, हम लोगों ने भी एक पॉलिटिकल मैप को पब्लिश किया गया था। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज को बनाया गया था। तो उसमें हमने दिखाया था काला पानी, लिपू लेक एंड लिपुदरा एज अ पार्ट ऑफ पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ऑब्वियसली वो तो पहले ही हमारा पार्ट ही था, हम लोग ने कोई नया टेरिटरी को इंक्लूड नहीं किया है। जो हमारा टेरिटरी था हमने उसको डिस्प्ले किया। बट नेपाल प्रोटेस्ट करने लगा इसके खिलाफ और कहने लगा कि इंडिया यूनिलेटरल एक्ट, कि इंडिया ने किसी के साथ जो है डिस्कस नहीं किया, जस्ट पब्लिश कर दिया मैप को। ठीक है, और नेगोशिएशन नहीं किया नेपाल के साथ। तो प्रोटेस्ट, कई सारे प्रोटेस्ट करने लगे। तो उसके आंदोलन में इन्होंने यही अपना मैप पब्लिश किया। उसमें उन्होंने अपना लिपू लेक जो पास था, जो अभी मैंने आपको दिखाया मैप में, ओके, उन्होंने अपना टेरिटरी माना। तो इससे कई सारे इश्यूज ऐसे रेज होते गए पास्ट फ्यू मंथ से। और ये स्ट्रेन जो है और भी ख़राब हो गए जब राजनाथ सिंह जी ने एक 80 किलोमीटर लॉन्ग रोड इनिशिएट किया था, इनाग्रेट किया था लिपू लेक पास के पास, ओके, ताकि हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं सारे, तो बॉर्डर के पास इजीली पहुंच सकें। तो इसके खिलाफ भी नेपाल प्रोटेस्ट करने लगा कि रोड जो क्लेम कर रहा है, ये रोड जो पास हो रहा है वो उनकी टेरिटरी से पास हो रहा है, ओके, बट एक्चुअली हमारा ही टेरिटरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ नेपाल फॉर इंडिया के बारे में जान लेते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे इश्यूज समझ में आ गए होंगे, किस तरह नेपाल और इंडिया के बीच में रिलेशंस ख़राब हो गए बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर। ठीक है, और कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं नेपाल हमारे इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहली बात तो नेपाल लाइज इन द मिडिल ऑफ इंडियाज हिमालयन फ्रंटियर्स। ओके, अगर आपने मैप को देखा होगा तो इट विल लाई इन द मिडिल ऑफ हिमालयन फ्रंटियर्स। अगर आपको नॉर्थ के तरफ जाना है, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ठीक है, नेपाल है, उसके बाद टिबेट आएगा, आपको चाइना। तो वन ऑफ द मेन स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे लोकेट है ये नेपाल। ठीक है, और नेपाल 5 इंडियन स्टेट्स के साथ आप बॉर्डर शेयर करता है अपनी। उत्तराखंड हो गया, ओके, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। इनकी वजह से फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल चलता है दोनों के बीच में, कंट्री इकोनॉमिक एक्सचेंज चलते हैं, कई सारे कल्चर रिलेशंस है। आगे मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि किस तरह जो है बॉर्डर्स शेयर किए हैं हमारे स्टेट्स इंडिया के साथ। सो दिस इज़ द मैप। अगर आप मैप में देख रहे हैं तो दिस इज़ उत्तराखंड, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेट। लखनऊ भी शेयर कर रहा है बॉर्डर अपना, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, एंड दिस इज़ द वेस्ट बंगाल। सो दिस आर द 5 स्टेट्स विच शेयर बॉर्डर विथ नेपाल। ओके, एग्जाम पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए। तो यहाँ से कई सारे लोग जो है कल्चरल और इकोनॉमिक एक्सचेंज चलता है यहाँ पे दोनों के बीच में। और हाल ही में रिलेशंस ख़राब होना शुरू हुए थे एक्चुअली दोस्तों। पिछले तो कई सारे अच्छे रिलेशंस थे, कई सारे इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट्स भी थे यहाँ, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स थे। ओके, मैं आगे बताऊँगा आपको। तो मेन चाइना का फैक्टर क्या है पे है, मैं थोड़ा टॉपिक को डाइवर्ट करना चाहूँगा। चाइना फैक्टर इंडो नेपाल रिलेशंस में क्या प्ले करता है एक्चुअली। हाल ही में एक्चुअली चाइना इज़ फॉलोइंग द एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी। ओके, तो चाइना अपने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के तहत नेपाल के टेरिटरी में अपना जो एक एजेंडा है, वन बेल्ट वन रोड, तो उसके अंडर नेपाल को लेना चाह रहा है वो। रिसेंट टाइम्स नेपाल ने जो चाइना है कई सारे इन्वेस्टमेंट किए हैं नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में। और नेपाल भी चाहता है कि बीआरआई का एडवांटेज मिले उसे, ओके, बिकॉज इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। अगर आप मैप में देखें नेपाल, इट इज़ अ लैंडलॉक कंट्री। अगर वो कुछ ट्रेड रिलेशंस करना है तो सिर्फ इंडिया के साथ कर सकता है, या फिर नॉर्थ जो कंट्रीज है, नॉर्थ ईस्ट में जो चाइना है उनके साथ कर सकता है। ओके, इट डज़ नॉट हैव एनी एक्सेस डायरेक्टली टू द सी। नेपाल को कोई एक्सेस नहीं है सी के जाने में। तो चाइना ने कई सारे ह्यूज इन्वेस्टमेंट किए और लगता है आगे जाकर ये भी डेट ट्रैप में जाएगा, क्योंकि जैसा चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया था श्रीलंका में, अभी डेट ट्रैप में आ गया है वो। सो बट इंडिया, इनका मकसद यही है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस कम किया जाए। चाइना का मेन मकसद ये है कि जो इंडिया का भी इन्फ्लुएंस है नेपाल में उसको कम किया जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे जो रिलेशंस हैं क्या थे नेपाल के साथ। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो टोटल जो हमारा ट्रेड है वो $8.27 बिलियन है, जो अब तक 2017 जो 18 का आंकड़ा जो है $8.27 बिलियन है टोटल बायलैटरल ट्रेड। और इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है नेपाल को? $7.76 बिलियन।
तो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा हैं इंपोर्ट से। और नेपाल कितना एक्सपोर्ट करता है इंडिया को? इट विल बी $508 मिलियन। अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें तो इट विल बी $7.76 बिलियन। और जो हम लोग जो करते हैं और नेपाल जो करता है वो $508 मिलियन। ये थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स है जो कहीं आप अगर आप आंसर राइटिंग में काम आ जाएगा आपको। अगर आप इसने इस तरह ग्राफ डालकर या फिर कोई नॉर्मली अगर पैराग्राफ में लिख दिया तो आपके प्लस पॉइंट रहेगा आपको एग्जाम आंसर्स में। और नेक्स्ट एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो टोटल 150 कंपनीज हैं जो कि आईटीसी हो गया, डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सारे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सारे अपने कंपनीज नेपाल में इन्वेस्ट किए हुए हैं ऑलरेडी। मोर देन 30% ऑफ एफडीआई जो है इंडिया की तरफ से आता है। और कौन से सेक्टर में एफडीआई से इन्वेस्ट किए हैं? बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, पावर सेक्टर हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्रीज हो गया। तो सारे सेक्टर्स में हमारे इंडिया ने 30%, मोर देन 30% ऑफ एफडीआई को इन्वेस्ट किया हुआ है। और एजुकेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर साल 3000 स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करती है नेपाली स्टूडेंट्स को फॉर वेरियस कोर्सेज। चाहे आप पीएचडी ले लो या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर ले लो या कोई भी सेक्टर हो, तो हर साल 3000 स्कॉलरशिप को ऑफर करती है नेपाली नेशनल्स को, ताकि उनका भी एजुकेशन डेवलप हो, उनकी भी इकोनॉमी डेवलप हो वहाँ पे जाकर। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो हमने हर पर्सपेक्टिव से हमने कवर किया है। ठीक है, पहले हमने हिस्ट्री को देखा, किस तरह ट्रीटी ऑफ सगोली साइन की गई थी। उसके बाद मैंने आपको मैप का बताया, किस तरह नेपाल ने अपना न्यू पॉलिटिकल मैप ने हमारे टेरिटरीज को क्लेम किया। तो इसका वे फॉरवर्ड यही हो सकता है दोस्तों कि इंडिया जो है अभी सिक्योरिटी से ज़्यादा बायलैटरल रिलेशन पे फोकस करें। ओके, और इनका जो रिलेशनशिप है एक मल्टी फेसेट, एक मल्टी डायमेंशनल लुक दें। ओके, सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट्स ही नहीं बल्कि कई सारे जो अभी दूसरे रास्ते हैं, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया, वो एक्सचेंज हो। जैसे कि मेन स्कीम है इंडिया की रोटी बेटी रिलेशनशिप, आप तो सभी जानते हैं, राइट। और ये भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं एक डिप्लोमेटिकली की तरीके से सॉल्व किया जाए इंटरनेशनल लॉ के तहत। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आगे चलकर इनके रिलेशंस अच्छे होंगे और विजिट क्या होगा, कुछ क्या अग्रीमेंट साइन होंगे, ये सारा कुछ हम देखेंगे।